बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी फोरियर्स इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले फोरियर इंटेग्रल थ्योरम को डिस्कस करेंगे और फिर डायरेचलेट्स कंडीशन को देखेंगे। बाद में यूजिंग दिस फोरियर इंटेग्रल थ्योरम हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटेग्रल भी लिखेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटेग्रल, फोरियर साइन इंटेग्रल और फोरियर कोसाइन इंटेग्रल्स को डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फोरियर्स इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इससे पहले हम फोरियर सीरीज़ जो कि हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में इस्तेमाल करते थे, उनके ज़रिए से बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ चुके हैं। फोरियर सीरीज़ हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प आउट करती हैं जिनमें इन्वॉल्व फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड की हमें फ्रेंच मैथमेटिशियन जे फोरियर ने, और ये बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल टूल है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिनमें इन्वॉल्व फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते। फोरियर इंटेग्रल थ्योरम ये स्टेट करता है कि एफ ऑफ एक्स की फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन या फिर फोरियर इंटेग्रल तब एग्जिस्ट करेगा जब एफ ऑफ एक्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहले वाली कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करना होगी डायरेचलेट्स कंडीशन क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है, -L to L किसी भी क्लोज इंटरवल में। और दूसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल हो -∞ to ∞ में, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सेस, ठीक है। अब एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल होने का क्या मुराद है कि एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल -∞ to ∞ कन्वर्ज करे, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हो। बात करें अगर डायरेचलेट्स कंडीशन की, तो डायरेचलेट कंडीशंस को एफ ऑफ एक्स तब सेटिस्फाई करेगा जब एफ ऑफ एक्स उस क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड होगा। डिफाइन होने से मुराद है कि एफ ऑफ एक्स का जो इंटेग्रल है -L to L उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। इसके बाद उसी डोमेन में एफ ऑफ एक्स और उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो दोनों पीसवाइज कंटिन्यूस होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2π उस इंटरवल में। डायरेचलेट्स कंडीशन सफिशेंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर एफ ऑफ एक्स को हम कुछ इस तरह से फोरियर इंटेग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को जी फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं ओवर द होल एक्स एक्सिस, या फिर सिंपली इसको फोरियर इंटेग्रल भी कहा जाता है। इक्वेशन नंबर 1 ये है जी फोरियर इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज अपेयर हो रही हों, तो उस सूरत में जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है उसे सिंपली मीन वैल्यू एट डिसकंटिन्यूटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो चले अब बढ़ते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फोरियर इंटेग्रल की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम तो जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटेग्रल लिखेंगे, फिर उसी को इस्तेमाल करते हुए साइन, कोसाइन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द फोरियर इंटेग्रल भी लिख लेंगे। जनरल फॉर्म के लिए बस इतना सा करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है उसमें 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब ए ऑफ ओमेगा की जगह पे ये इंटेग्रल लिख देंगे और बी ऑफ ओमेगा की जगह पे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली यही किया गया है। दिस इज ए ऑफ ओमेगा एंड दिस इज बी ऑफ ओमेगा। अब इंटेग्रल जी यू के रिस्पेक्ट से है, तो इसे ये जो x के रिस्पेक्ट से फंक्शन है इसे चाहे इंटेग्रल के अंदर लिख लें या बाहर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ से ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे और कुछ इस तरह से लिख देंगे डी यू यहाँ से हटा दें अगर, और यहाँ पे लिख दें कॉज ऑफ ओमेगा एक्स और डी यू। इसी तरह से इस तरफ भी कर देते हैं, यहाँ से भी ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ये वाली, और डी यू और साइन ऑफ ओमेगा एक्स यहाँ पे लिख लें साइन ऑफ ओमेगा एक्स और डी यू, ठीक है। ये ब्रैकेट अभी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी बिकॉज इंटेग्रल जो है अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है। दिस इज़ लीनियर ऑपरेटर। अगेन अब हम अगर देखें तो इन दोनों इंटेग्रल्स में से हम कॉमन ले सकते हैं -∞ to ∞ एंड एफ ऑफ यू। और 1/π भी, तो वो कॉमन ले लेते हैं। 1/π दोनों इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं। ये बाहर वाला इंटेग्रल आ गया, ये जो हम कॉमन लेने जा रहे हैं एफ ऑफ यू, और जो बच जाएगा वो है जी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स लिख लें, कॉज ऑफ ओमेगा यू। देन वी कैन राइट, यहाँ से ले लें अगर साइन ऑफ ओमेगा एक्स एंड साइन ऑफ ओमेगा यू,
और डी यू हो गया, डी ओमेगा भी लिख लेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला लिखते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। सो वी हैव टू रिकग्नाइज नाउ अल्फ़ाज एंड बीटाज। तो अल्फ़ा और ये रहा बीटा, सेम हियर सी अल्फ़ा एंड बीटा। जो अल्फ़ा यहाँ है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। रीराइट कर लेते हैं एफ ऑफ यू, और इस सारी टर्म की जगह पे अब सिंपली आएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे है जी ओमेगा एक्स, बीटा ओमेगा यू, और बाहर आ जाएगा जी डी यू डी ओमेगा। अगर गौर करें तो कॉमन लिया जा सकता है ओमेगा दोनों टर्म्स में से। ओमेगा यहाँ पे x माइनस यू ऐसे, and that's it du d omega. So this is the required general form जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। फोरियर साइन इंटेग्रल हम तब लिखते हैं जब f ऑफ x एक ओड फंक्शन हो, ठीक है। मतलब f ऑफ x में अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रखें तो वो हो माइनस एफ ऑफ x के इक्वल। तो अगर f ऑफ x इस प्रॉपर्टी पर पूरा उतरता हो, मतलब अगर f ऑफ x एक ओड फंक्शन हो ओवर द होल x एक्सिस, तो फिर इस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ फोरियर साइन इंटेग्रल लिखा जा सकता है। फोरियर साइन इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए a ऑफ ओमेगा को और b ऑफ ओमेगा को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उनके आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने कहा है कि अगर f ऑफ x एक ऑड फंक्शन होगा तो f ऑफ x की जगह पे u रख दें तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ u। तो अगर f ऑफ x एक ऑड फंक्शन है तो f ऑफ u भी ऑड फंक्शन होगा, जस्ट हमने डमी वेरिएबल्स को चेंज किया है, x की जगह पे u रखा है। a ऑफ ओमेगा की बात करें, ये ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ ऑड फंक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ऑड है, ठीक है, दिस इज इवन, वी नो दैट कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड इवन इज ऑड। सो हो गया ना यही वाला इंटेग्रल। सो इसका आंसर है ज़ीरो। सो हमने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए a ऑफ ओमेगा को सिंप्लीफाई कर लिया। बढ़ते हैं b ऑफ ओमेगा की तरफ। दिस इज ऑड, ओके, this sine function is also odd, so product of two odd functions is even. so even के लिए जब इस तरह से हमारे पास इंटेग्रल आता है तो we know that इसे हम लिख सकते हैं to 0 to infinity and that function again, okay। so इसका मतलब है कि हम सिंपली यहाँ से लोअर लिमिट को चेंज कर देंगे, 0 में अपर लिमिट वही रहेगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर पाई। ठीक हो गया। सो b ऑफ ओमेगा की वैल्यू और a ऑफ ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो फोरियर साइन इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल होगा जी 0 टू इन्फिनिटी, a ऑफ ओमेगा की जगह पे 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर टर्म ख़त्म। सो b ऑफ ओमेगा की वैल्यू लिख लेंगे जो हमारे पास है 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी, then f of u sin of omega u du, मल्टीप्लाई कर देंगे जी साइन ऑफ ओमेगा x के साथ, डी ओमेगा ये वाला दोबारा से लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर साइन इंटेग्रल। सेम इसी तरह से फोरियर कोसाइन इंटेग्रल भी लिख लेंगे, लेकिन अब फंक्शन जो है f ऑफ x हमारे पास एक इवन फंक्शन है ओवर द होल x एक्सिस। तो इस मामले में जी फोरियर कोसाइन इंटेग्रल इस तरह से लिखा जाता है। ये वही अगेन फोरियर इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर से फोरियर इंटेग्रल भी कहते हैं। a ऑफ ओमेगा b ऑफ ओमेगा। अब इंटेग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जी इवन है, दिस इज़ ऑल्सो इवन। सो प्रोडक्ट इनका इवन हो गया, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो हियर वी विल गेट a ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल्स टू दिस। लेकिन इस बार देखें दिस इज़ ऑड फंक्शन, सही हो गया, दिस इज़ इवन, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो ऑड ही आएगा। सो इस इंटेग्रल का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। सो इस्तेमाल कर लेते हैं 3 और 2 को 1 में। सो फोरियर कोसाइन इंटेग्रल ऑफ एन इवन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी
ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं 2/पाई 0 to infinity एफ ऑफ यू कॉस ऑफ ओमेगा यू डी यू, और मल्टीप्लाई हो रहा है जी कॉस ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, फिर डी ओमेगा। ये हमने नहीं लिखी, बी ऑफ ओमेगा वॉज 0, सो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोरियर कोसाइन इंटेग्रल। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटेग्रल के बारे में, तो ये हमें हेल्प आउट करती है, मतलब बेस प्रोवाइड करती है ताकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप कर सकें। इसे लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटेग्रल का, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक और रूल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो था, कि जब हमारे पास एक इवन फंक्शन हो, ठीक है, वो कोई भी फंक्शन ले लें, एफ ऑफ टी है फॉर एग्जांपल, तो इस इंटेग्रल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 to infinity एन एफ ऑफ टी। अब हमारे पास इस तरह से मौजूद है, हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आके डिवीजन में आ जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब हम यहाँ से 0 हटा दें, माइनस इन्फिनिटी लिख दें और यहाँ पे 2 लगा दें, सो दोनों बातें इक्वल हैं। अब ये फैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं कि कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन है तो इसकी जगह पे कॉज फंक्शन ही रहने देते हैं। तो ये इंटेग्रल जी इक्वल्स रहेगा एफ ऑफ एक्स के ही। इसको ऐसे लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये फैक्ट इस्तेमाल करें कि ये जो फंक्शन है ये कोई ऑड फंक्शन है, मतलब इसकी जगह पे हम लिख दें साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू, ये कोई ऑड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इस इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा 0। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यूँ करेंगे कि इस इंटेग्रल को एज इट इज़ लिख देंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी आयोटा के साथ, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए सिंपली देखें, ऐड होके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और इस तरफ हम कॉमन ले लेंगे 1/2 पाई दोनों इंटेग्रल्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू। पहले इंटेग्रल्स में से बच जाएगा जी कॉज ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू प्लस आयोटा एंड साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस यू दूसरे इंटेग्रल में से, और दोनों में कॉमन है डी यू डी ओमेगा। आइलर्स आइडेंटिटी है जी ई की पावर में आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों को कंपेयर कर लें तो थीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है। सो अब इसी इक्वेशन में आइलर्स आइडेंटिटी लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट की जगह पर ई आयोटा और थीटा की जगह पे लिख लेंगे ओमेगा एक्स माइनस यू और फिर डी यू डी ओमेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटेग्रल। अपकमिंग लेक्चर्स में हम फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन एंड फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस के। सो मस्ट वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल to learn better about Fourier integral representations.